हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमर्स सब्जेक्ट पर। इसके पहले फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो एएसओ का फॉर्म निकाला गया है, जिसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपसे परीक्षा लिया जाएगा। तो ये विगत वर्ष में परीक्षा होने की संभावना थी, लेकिन परीक्षा कंप्लीट न हो पाने के कारण अब इस वर्ष में, नए वर्ष में फरवरी या मार्च में ये परीक्षा कंडक्ट करा जाएगी फ्रेंड। तो इसमें जो सामान्य हिंदी का सिलेबस था, सामान्य हिंदी के यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सामान्य हिंदी पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ फ्रेंड्स। अब कॉमर्स और इसमें जीएस और स्टैटिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये आपके 4 पार्ट से 30 क्वेश्चन यहाँ आएंगे फ्रेंड्स। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो आपका 30 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और उसी प्रकार से 30 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कॉमर्स से रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका जीएस से रहेगा और 30 क्वेश्चन ही आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टैटिस्टिक्स जो फ्रेंड्स, ये सबके लिए अनिवार्य है, तो इसको आपको पढ़ना है। तो मैं इसमें हिंदी का पूरा सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा चुका हूँ। अब कॉमर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो कॉमर्स में आपको यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एएसओ परीक्षा के लिए है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए है, उसका पूरा कंप्लीट करा जाएगा। फिर स्टैटिस्टिक्स पे बात करूंगा। जीएस आप इसको अपने से पढ़ सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बघेल हिस्ट्री चैनल पर हिंदी की ए टू जेड पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कॉमर्स के सेगमेंट के अंतर्गत फ्रेंड्स, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में हम देखते हैं कि ह्रास, इसको हिंदी में ह्रास कहते हैं फ्रेंड्स। तो ह्रास क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। तो अगर ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो डिप्रिसिएशन जो होता है एक प्रकार का ह्रास है। जैसे किसी संपत्ति के प्रयोग से, मान लीजिए कोई संपत्ति आपके पास है, तो उस संपत्ति के प्रयोग से उसमें डे बाय डे कुछ न कुछ ह्रास होता है, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो कंपनी में या किसी भी संस्था में जो संपत्ति यूज की जाती है, चाहे वो प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, फर्नीचर, कोई भी चीज, तो संपत्तियों में ह्रास इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें डे बाय डे डिप्रिसिएट होता जाता है, मतलब उसमें धीरे धीरे छीजन होता जाता है। तो इस प्रकार से हम ह्रास उसको कहेंगे जो डे बाय डे घटता जाता है। तो आज हम डिप्रिसिएशन पे चर्चा करेंगे आपसे फ्रेंड्स। तो डिप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? डिप्रिसिएशन लगाने का कारण केवल ये है, डिप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो कॉस्ट आपकी आती है किसी भी संपत्ति की, एसेट्स जो है, कोई भी एसेट जो है उसकी जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, मान लीजिए किसी संपत्ति का मूल्य अगर 10,000 है और फिर 10 साल बाद या 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद अगर उसको हम देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हरासमेंट आ जाता है। तो हम डिप्रिसिएशन इसीलिए लगाते हैं। उसमें मान लीजिए 5% या 10% के हिसाब से हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं और डे बाय डे घटता जाता है। तो उस कास्ट को अगर डिप्रिसिएशन हम लगा देते हैं तो कास्ट जो आती है हमारी, वो कंप्लीट रूप से ठीक ठाक आ जाती है। नहीं तो क्या होता है कि कंपनी को घाटा लग जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन में आपको देखेंगे उद्देश्य, डिप्रिसिएशन लगाने की विधियां या ह्रास की विधियां, कितनी विधियां हैं, कैसे हैं, सारी चीज पे हम चर्चा करते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले देखेंगे ह्रास लगाने के कारण क्या है। आप देख सकते हैं ह्रास लगाने के कारण या उद्देश्य। और अगर इसमें हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अनुसार ह्रास लगाया जाता है। तो लेखा मानक जो होता है उसमें परीक्षा में पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके अंतर्गत ह्रास आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, 6 के अंतर्गत। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स। देखते हैं
सबसे पहला उद्देश्य जो इसका है, स्थायी संपत्तियों के लिए कोष की व्यवस्था है, मतलब जो फिक्स असेट्स हमारी है उसके लिए फंड की व्यवस्था हो, डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं सही लाभान, कंपनी में सही लाभान जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं वो सही लाभान दे, इसके लिए हम लोग डिप्रिसिएशन का यूज करते हैं, डिप्रिसिएशन संपत्ति में लगाते हैं। आगे देखते हैं सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने हो, कंपनी का जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं वर्ष के लास्ट में, ईयर के लास्ट में समाप्त होने पर जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट की सही आर्थिक व स्थिति बताने के लिए हमें डिप्रिसिएशन लगाने की जरूरत पड़ती है। यदि हम डिप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो संपत्ति की सही लागत उचित मूल्य के हिसाब से नहीं लग पाएगा, बाजार मूल्य के हिसाब से नहीं लग पाएगा। इसलिए हम आर्थिक स्थिति को पता लगाने के लिए भी क्या है, डिप्रिसिएशन लगाते हैं। आगे अगर हम देखते हैं उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कास्ट की वजह से भी डिप्रिसिएशन लगाते हैं। और कंपनी अधिनियम 2013 लाभांश वितरण से पूर्व, तो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके लाभांश वितरण से पूर्व जो है ह्रास को चार्ज किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें मूल्य ह्रास के लेखांकन। अब डिप्रिसिएशन हम समझ गए क्या होता है। डिप्रिसिएशन चार्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि संपत्तियों की आर्थिक, कंपनी का आर्थिक स्थिति जानने के लिए, उसका कास्ट देखने के लिए, और उसमें डे बाई डे क्या छीजन हो रहा है, क्या कमी हो रही है, इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं। मूल्य ह्रास लगाने के लिए लेखांकन जो किया जाता है, अकाउंटिंग का जो स्टैंडर्ड का नियम उसमें किया जाता है, तो दो प्रकार का ये है। पहला है जब मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाए, अर्थात प्रोविजन नहीं किया गया हो, तब क्या एंट्री की जाएगी। और जब मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तो उस समय डिप्रिसिएशन की एंट्री किया जाएगी। तो इसमें पहली एंट्री जो होती है मूल्य ह्रास लगाने पर डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर या डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट, और प्रावधान करने पे क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ प्रोविजन के साथ चला जाता है, यहाँ प्रावधान के साथ। तो प्रावधान और प्रोविजन दोनों एक ही है। इसके डिफरेंस को अभी हम, प्रावधान और संचय के डिफरेंस को भी हम आगे आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट एंट्री जो होती है मूल्य ह्रास को वर्ष के अंत में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब मूल्य ह्रास को लास्ट में क्या है P&L अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, और इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करने पर सेम एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपके मूल्य ह्रास की जो लेखांकन की विधियां हैं। तो लेखांकन की विधियां कॉमर्स के अंतर्गत लगभग 8 से 9 वीडियो एसओ कॉमर्स के प्लेलिस्ट में मैं दिया हूं, वहां आप जाके लेखांकन से संबंधित सारी जीरो से लेकर आपको चीजें वहां से मिलेंगी कि अकाउंटिंग कैसे जाती है, अकाउंटेंसी क्या है, इसके बारे में सारा मैटर वहां आपको मिल जाएगा। तो डिप्रिसिएशन में अगर हम आगे देखते हैं ह्रास की जो विधियां हैं, तो ह्रास की विधियां इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखा मानक 6 के अनुसार अभी ऑलरेडी मैं बता दिया आपको। तो इसमें मूल रूप से 2 विधियां हैं, बाकी इसके अन्य विधियों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है वो 2 विधि है। कौन कौन सी? सबसे पहले है स्थायी किस्त पद्धति, जिसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, और दूसरा क्या है क्रमागत ह्रास शेष पद्धति, डिमाइनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अगर हम देखें तो जो दूसरी विधि है, सेकंड वाली विधि डिमाइनिशिंग बैलेंस मेथड या क्रमागत ह्रास शेष विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। ह्रास की जितनी विधियां आपको पढ़ाई जाएंगी, जितनी विधियां पढ़ने को मिलेंगी, जितनी विधियां आप देखेंगे, उसमें से अगर ये पूछा जाए कि सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो आपको परीक्षा में लगाना है क्रमागत ह्रास शेष विधि अर्थात डिमाइनिशिंग बैलेंस मेथड। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी किस्त पद्धति। तो स्थायी किस्त पद्धति में क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रहता है, मतलब इसमें एक निश्चित परसेंट के हिसाब से
प्रतिवर्ष ह्रास लगाया जाता है। अगर 10% पहले वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में भी 10%, तीसरे वर्ष में भी 10%, चौथे वर्ष में भी 10%, अर्थात 10% अगर ह्रास लगाया जाता है तो सभी वर्षों में केवल 10%, इसमें कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसके अन्य नाम भी हैं, सरल रेखाविधि, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्योंकि जब हम इसका डायग्राम बताएंगे आपको, तो डायग्राम में इसका स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल में इसका होता है, और इसको मूल लागत विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल लागत विधि। तो अगर पूछता है कि स्ट्रेट लाइन विधि मेथड या मूल लागत विधि या सरल रेखा विधि, तो आप स्थायी किस्त पद्धति या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ही उसको बताएंगे। दूसरी विशेषता इसकी है, ह्रास प्रतिवर्ष समान रहता है। वही जैसे अभी बताया 10% अगर हरासमेंट है तो प्रतिवर्ष समान रहेगा, अगले वर्ष 11 या 20 नहीं होगा, केवल और केवल 10% होगा। संपत्ति खाते का शून्य हो जाता है। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, संपत्ति खाते का शेष शून्य हो जाता है। मतलब ह्रास लगाते लगाते लास्ट में जो फिक्स असेट्स रहेगा, तो असेट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। ये इसका मेन फोकस इस पे रहता है। मूल लागत दर जो है वो ह्रास की गणना की जाती है इस पर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, निश्चित जीवन काल वाली संपत्तियों के लिए की जाती है। अर्थात एक ऐसे फर्नीचर पे, ऐसे असेट्स पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या अस्थायी किस्त विधि वाला जो प्रयोग किया जाता है, ऐसी संपत्ति प्रयोग किया जाता है जिनका जीवन काल निश्चित हो। अर्थात पता हो कि इसका जीवन काल इतने वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष ऐसे होते हैं। जैसे फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये आदि संपत्तियों पर लगाए जाते हैं। इसमें क्या है, मरम्मत खर्च क्या होता है, जो इसका रिपेयरमेंट कम होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि फिक्स इंस्टॉलमेंट में ऐसी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है जो जिनकी जीवन काल पता हो, अर्थात निश्चित हो कि 10 साल तक चलेगी, तो उसमें क्या है, रिपेयरमेंट का जो खर्चा होता है वो कम आता है। लेकिन अगर हम क्रमागत शेष पद्धति की बात करेंगे, डिमाइंसिंग बैलेंस मेथड की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें संपत्तियों का अनिश्चित काल होता है। अभी आगे हम देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब जैसे इसमें आपको अगर डायग्राम के हिसाब से बताते हैं, तो जैसे मान लीजिए 2 लाख का है कोई संपत्ति, उस पर डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं 10%, तो उसका ह्रास कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला है, संपत्ति की लागत कास्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू या अवशिष्ट मूल्य अपान संपत्ति का जीवन काल, मतलब जो असेट्स का है उसका जीवन काल कितना है वर्षों में, ये रहेगा। इसमें हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो मूल ह्रास की दर जो निकालने के लिए है, सबसे पहले डिप्रिसिएशन पर ईयर अपान कास्ट इंटू 100 कर देंगे। तो अब जैसे आपका 2 लाख है, तो 2 लाख में 10% अगर हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा, 10% कितना आ गया, 2000। ये 2000 क्या आ गया, आपका डिप्रिसिएशन आ गया। तो इसमें आपको ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन रहता है। तो डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे इसमें देखिए 5 वर्ष, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, मतलब प्रति वर्ष 5,000 करके डिप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो रहा है 1 2 3 4 5 ईयर तक। तो इसमें अगर डायग्राम से हम बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, एक डायग्राम जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये क्या हो जाता है, स्थायी किस्त पद्धति या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें डायग्राम आपका हॉरिजॉन्टल रहता है, डायग्राम भी पूछा जाता है। तो ये आपका पहला मेथड है। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, क्रमागत शेष पद्धति या डिमाइंसिंग बैलेंस मेथड, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अन्य नाम है घटती हुई शेष पद्धति, इसको घटती हुई शेष विधि कहते हैं, अपलिखित मूल्य विधि भी कहते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मूल प्रतिवर्ष ह्रास घटता रहता है, मतलब ह्रास की जो वो राशि है वो घटती रहती है। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए पर आप 10% एक वर्ष लगाए, अगले बार फिर जितना ह्रास रहेगा उसको घटा देंगे। अगर 10% लगाएंगे तो 1,000 होगा, तो 1,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, फिर अगले वर्ष आपको
इस पे लगाना होगा 99,000 पे, या अगर 10,000 आता है तो 90,000 पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो बैलेंस है वो घटती रहती है, इसीलिए इसको प्रतिहरास घटता रहता है प्रतिवर्ष। संपत्ति खाते का शेष शून्य नहीं होता है। परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस ह्रास पद्धति में या ह्रास पद्धति की किस विधि में जो संपत्ति खाते का शेष है वो शून्य कभी नहीं होता है। तो ये क्या है आपका क्रमागत शेष पद्धति। फिक्स इंस्टॉलमेंट में 0 होता है, क्रमागत शेष पद्धति में 0 नहीं होता है। दोनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगला देखते हैं, अनिश्चित जीवन काल वाली संपत्तियों के लिए उपयोगी। वहां क्या था, फिक्स इंस्टॉलमेंट में निश्चित जीवन काल वाली, मतलब एक निश्चित जीवन के बाद उसकी समाप्ति तय है। यहाँ क्या है, अनिश्चित जीवन काल वाली संपत्तियों के लिए लगाया जाता है, जैसे मशीन, प्लांट, ये सब ऐसे हैं कि जो अनिश्चित जीवन काल तक चलती हैं। इसके लिए हम लोग डिमाइंसिंग बैलेंस मेथड का यूज करते हैं। मरम्मत खर्च अधिक होता है। जब अनिश्चित काल के लिए आपकी एसेट्स है तो निश्चित रूप से उस पे जो रिपेयरमेंट का चार्ज होगा वो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा फिक्स इंस्टॉलमेंट के अपेक्षा। यह सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि डिप्रिसिएशन में क्या है, तो आप क्रमागत शेष पद्धति या डिमाइंसिंग बैलेंस मेथड टिक करके आएंगे। अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम जो बनेगा फ्रेंड्स वो डिमाइंसिंग बैलेंस मतलब घटते में, जैसे है ईयर हो गया तो इसमें क्या है, पहले वर्ष उतना ह्रास लगेगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, फिर अगले वर्ष में और कम, मतलब पहले वर्ष सबसे ज़्यादा ह्रास लगेगा, वर्ष में सबसे ज़्यादा, अगले वर्ष उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपका डिमाइंसिंग बैलेंस मेथड का है। अब कुछ अन्य विधियां हैं उसको भी देख लेते हैं। परीक्षाओं में वैसे दोनों यहीं से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ विधियां हैं जो कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं अंकों के योग विधि। अब अंकों की योग विधि में, अंकों की योग विधि वर्षों वाली, तो इसमें संपत्ति की लागत, अवशेष मूल्य और जीवन काल ये दिए रहेंगे, यहाँ से आपको हरासना। तो इसका जो फार्मूला है सबसे पहले इसको याद कर लें, असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब संपत्ति माइनस इसका अवशेष मूल्य अपॉन लाइफ, उसकी कितने ईयर की, यही निकालना है आपको। तो इसमें निकालना कैसे है, मान लीजिए यहाँ दिया है 1 लाख रुपए इस संपत्ति की मूल्य है और 10,000 रुपये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो अगर इसको लेस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 90,000। तो 90,000 से आ गया, तो 90,000 पे हम इसका प्रति वर्ष ह्रास निकालेंगे। तो इसको वर्षों का घटते क्रम में योग देखेंगे। तो सबसे पहले 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो 5 4 9 I think 12 13 आ जाएगा आपका 15। तो 15 आ जाएगा, तो 15 पे इसका निकाल लिया जाएगा। तो पर ईयर के हिसाब से अगर हम इसका निकालते हैं तो सबसे पहले ईयर हम देखें तो 5 अपान, मतलब पहले बार हम 5 वर्ष का निकालेंगे, 5 अपान 15 × 19 तो आ जाएगा 30,000। सेकंड ईयर 4 पे निकालेंगे तो 24,000। थर्ड ईयर 3 पर निकालेंगे तो 18,000 और 4 ईयर अगर देखते हैं तो 12,000 और अगले 5 ईयर में अगर देखते हैं तो 1 पे निकालेंगे, चूंकि लास्ट में 1 है तो आ जाएगा 6,000। तो इस प्रकार से वर्षों के अंकों का जो है योग विधि में हम लोग ह्रास चार्ज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे अपना है एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड किसके लिए होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैसे मेन रूप से आपसे फिक्स इंस्टॉलमेंट या तो डिमाइंसिंग बैलेंस मेथड ही पूछा जाता है। लीज पर संपत्ति लेने पर, लीज मतलब होता है पट्टा, पट्टा आप जानते होंगे। पट्टे पर जब कोई संपत्ति ली जाती है तो ऐसे संपत्ति पर एन्युटी मेथड से हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब जैसे कह रहा है विनियोजित राशि पर ब्याज पर भी मूल्यह्रास की गणना की जाती है। जो इन्वेस्टमेंट की जाती है लीज पर, उस पे जो ब्याज आता है उस पर भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और विनियोजित पूंजी इंटू वार्षिक वृद्धि मूल्य
उसको निकालने का फार्मूला है। तो एनुटी मेथड का जो ह्रास हम लोग निकालेंगे तो विनियोजित पूंजी इंटू वार्षिक वृद्धि मूल्य के हिसाब से निकाल लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें, रिक्तीकरण मेथड, तो रिक्तीकरण मतलब डिप्लेशन मेथड। तो रिक्तीकरण विधि या डिप्लेशन विधि ऐसे संपत्ति पर लगाई जाती है जो कि प्रतिवर्ष उसमें छीजन हो, लीक होता हो। प्रतिवर्ष मूल्यह्रास का संपत्ति की लागत मतलब असेट्स, कास्ट ऑफ असेट्स और स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य को अनुमानित भंडार या निकाली गई मात्रा से। तो ऐसी विधि जैसे तेल के कुएं से, तेल के कुएं में लगता है, खान में, तो इन संपत्ति में तेल निकालते धीरे धीरे घटता जाता है, तो उसको रिक्तीकरण विधि। अगर पूछता है कि कुएं से या तेल के कुएं से या खान से कोयला निकाला जा रहा है तो ऐसी संपत्ति पे या ऐसी चीजों पर कैसे वैल्यू मतलब ह्रास लगाया जाएगा, तो वो विधि आपके रिक्तीकरण विधि या डिप्लेशन मेथड। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको निकालने का जो फार्मूला है, मूल्य ह्रास निकालेंगे प्रति इकाई मूल्य ह्रास इंटू वार्षिक उत्पादन, अर्थात ईयरली उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको प्रति इकाई मूल्य से पर यूनिट प्राइस से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग ह्रास आ जाएगा। आगे हम देखते हैं आयोजन और संचय में डिफरेंस। तो कभी कभी क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होता है कि प्रोविजन और रिजर्व दोनों क्या क्या है। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि दोनों क्या है, प्रोविजन और आयोजन। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो आयोजन जो प्रोविजन है उसको प्रावधान या आयोजन कहते हैं, संचय रिजर्व को संचय हम लोग बोलते हैं। प्रोविजन जो होता है, आयोजन जो है वो ज्ञात हानियों के लिए बनाया जाता है, जबकि संचय क्या है, अज्ञात हानियों के लिए। मतलब जो लॉसेज हैं आपके कंपनी में, जो लॉसेज हो रही हैं, प्रावधान उसको हम कहते हैं जो हानियां ज्ञात हैं, अर्थात कन्फर्म है कि ये लॉस हुआ है, हम जान रहे हैं। लेकिन रिजर्व जब बनाया जाता है वो इसको ध्यान में रखा जाता है कि हानियां हो सकती हैं भविष्य में, अर्थात तो हानि जो है, लॉस जो है वो अज्ञात होती है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगर राशि अज्ञात होती है, हानि तो ज्ञात होती है लेकिन राशि का यहाँ पता नहीं होता, वो अज्ञात होती है। यहाँ भी राशि का पता नहीं, जब हानियां ही अज्ञात हैं तो राशि भी अज्ञात है। और यहाँ हानियों को तो पता है कि कौन सी है, लेकिन राशि पता नहीं कितना उसका है। निर्माण जो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें याद है कि जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लास्ट में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लोग तैयार करते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि जो प्रोविजन हम लोग तैयार करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जो रिजर्व हम लोग तैयार करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तैयार करते हैं। इसका बनाना अनिवार्य होता है, इसका बनाना ऐच्छिक, अर्थात रिजर्व अगर चाहें तो आप रख सकते हो, लेकिन जो प्रोविजन है, प्रावधान है, इसका बनाना आपका अनिवार्य है, इसको आपको रखना ही है। रिजर्व आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा इनकम है, तो आप रिजर्व के रूप में वो पैसा रख सकते हो। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप रिजर्व में रखते हो। छोटा सा उदाहरण अगर हम लेते हैं, आप अपने पास पैसा रखते हैं 100, 50, 1000, 2000, 10,000 जो भी, अगर आपके पास पैसा है तब तो आप रखते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिजर्व में रखते हो? नहीं रखते हो, आप इन्वेस्ट करते जाते हो, खर्चा करते जाते हो, है ही नहीं। लेकिन जो प्रोविजन है, अगर कंपनी आपकी चल रही है, कंपनी में है, तो प्रोविजन बनाना इसके लिए अनिवार्य है, वहाँ आपको आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो रिजर्व है वो ऐच्छिक होता है, वो अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, लाभांश वितरण में इस राशि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात डिविडेंड जो होता है, जब कंपनी का जो लाभ होता है उस पर जो लाभांश मिलता है जो कि शेयर होल्डरों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, तो यहाँ क्या है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन लाभांश वितरण में उपयोगी है। अगर आपके पास रिजर्व है, मतलब रिजर्व के बैलेंस को आप लाभांश के रूप में बांट सकते हो, लेकिन प्रोविजन के बैलेंस को आप लाभांश के रूप में नहीं बांट सकते हो। दोनों में यही मेन डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन का है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसके प्रोविजन है। और इसमें अगर हम देख लें तो जनरल रिजर्व, जिसको हम लोग सामान्य संचय कहते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, मतलब डिविडेंड का जो उसमें बांटा जाता है वो रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर वेडेट्स और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये क्या है आपके प्रोविजन है। और जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये आपके क्या है, रिजर्व है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो डिफरेंस है, ये लाभों पर प्रभार है, अर्थात जो आपका बेनिफिट है, बेनिफिट पर ये चार्ज है एक प्रकार का, लेकिन ये क्या है, लाभों का नियोजन। अब ये अगर अपने संचय में 1 लाख रुपया रख लेते हैं तो वो क्या है, वो एक प्रकार का संचय है, रिजर्व है, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, वो एक नियोजन है, प्लानिंग के तहत आप रखे हैं कि भविष्य में हम इसका यूज करेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं भी करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये लाभों पर चार्ज है, क्या है, ये लाभों पर चार्ज है, जो भी है वो ये एक प्रकार का प्रोविजन है, ये अनिवार्य भी होता है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो डिप्रिसिएशन के अंदर आपको रिजर्व, प्रोविजन दोनों में आपको डिफरेंस भी बता दिए। और आपका जो डिप्रिसिएशन होता है, ह्रास कितनी विधि लगाई जाती है, पहला बताया गया आपको फर्स्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिर डिमांसिंग बैलेंस मेथड, उसके बाद एन्युटी मेथड और आपका वर्षों का अंकों का योग जोड़ विधि। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डिप्रिसिएशन की विधियाँ थी जो आपको बताई गई। और इसके अलावा और विधियाँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप किसी भी किताब से उठा के देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कॉमर्स के सेगमेंट के अंतर्गत आपको कंप्लीट रूप से जितने कॉमर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग UPSSC के सिलेबस में है, उसको हम 1 बाय 1 करके आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।